आप सबों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे निर्मला उपन्यास के बारे में, जिसकी रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। और मुंशी प्रेमचंद जी की यह उपन्यास उन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है जो अभी बीए सेमेस्टर 4 में हैं या सेमेस्टर 4 की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। यह उपन्यास एक अनमेल विवाह और दहेज प्रथा पर आधारित है। ये नायिका प्रधान उपन्यास है। इस कहानी के हम लोग मुख्य पात्र जान लेते हैं और हम लोग शुरू से जान लेते हैं कि आखिर होता क्या है इस उपन्यास में। तो इस कहानी में उदय भानुलाल, जो कि निर्मला के पिता रहते हैं, उदय भानुलाल की पत्नी जो कल्याणी होती है, उसकी दो बेटी रहती है, एक निर्मला और दूसरा कृष्णा। सहायक पात्र की बात की जाए तो भुवन मोहन सिन्हा और उसके पिता भालचंद सिन्हा रहते हैं। और भी बहुत सारे पात्र हैं जो उपन्यास को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करती है। तो बाबू उदय भानुलाल जो होता है, जो निर्मला के पिता होते हैं, तो निर्मला अब विवाह के योग्य हो गई थी और उनका विवाह को लेकर उदय भानुलाल बहुत ही अब चिंतित रहने लगते हैं। उदय भानुलाल को मैं बताना चाहता हूँ कि उदय भानुलाल जो होते हैं वो पेशे से एक वकील होते हैं। लगभग 40-45 वर्ष उसका होता होगा। तो उनके मन में अब निर्मला का विवाह का संचय चलता रहता था हमेशा। बहुत ही मुश्किल से लखनऊ में भुवन मोहन सिन्हा से उसकी विवाह तय करते हैं, जो कि पेशे से वो भी वकील ही थे। लगभग अच्छा खूब जवान थे वो, लगभग 22-23 वर्ष के वो एक युवक थे। उनसे निर्मला का विवाह तय किया गया था और ये शर्त पहले ही रखी गई थी। जो भुवन मोहन सिन्हा के पिता थे, चंद्रभाल जो होते हैं, वो पहले ही बाबू उदयलाल से यह बात कर लिए थे कि शादी में हमें 1 रुपए भी दहेज के रूप में नहीं चाहिए, परंतु हाँ, बारातियों का अच्छा सा स्वागत आपको करना पड़ेगा किसी प्रकार। अब होता क्या है कि उदय भानुलाल और उसकी पत्नी जो कल्याणी होती है, आपस में दोनों की बनती नहीं थी। वो हमेशा किसी भी बात को, छोटी छोटी सी बात को लेकर लड़ जाया करते थे। एक दिन निर्मला के शादी में अधिक खर्च होने की बात आपस में चल रही थी। उसके पिता जो उदय भानुलाल थे, वो बता रहे थे कल्याणी को कि हम निर्मला का विवाह में बहुत ही अच्छा से खर्च करेंगे और उसकी शादी में भी हम अच्छा भला से करेंगे, जैसे कि अमीरों की शादी होता है। उसकी पत्नी सब समझती थी कि हमारे घर में उतना धन नहीं है, जैसा ये विवाह करना चाह रहा है वैसा हो नहीं पाएगा। इसलिए उसकी पत्नी से कुछ अनबन हो जाती है और उसके पिता घर से बाहर नाराज होकर किसी प्रकार चले जाते हैं। चलते चलते उन्होंने 3 वर्ष पहले एक शत्रु, जिसका नाम मतय था, मतय एक शत्रु का नाम है, जिसे 3 वर्ष पहले भानुलाल ने उसे सजा दिलाई थी, सरकार के द्वारा उसे सजा दिलाई थी। उन्होंने दुश्मनी रखी हुई थी कि ये भानुलाल कभी बाहर निकले तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, और उसने निर्मला के पिता भानुलाल की हत्या कर दी। अब निर्मला की माता कल्याणी जो होती है, और निर्मला खुद बहुत ही उदास रहने लगती है और किसी प्रकार ये बात शहर में, जो लखनऊ में उसकी शादी किया गया था, शादी की बात हुई थी, वो मोहन सिन्हा को, भुवन मोहन सिन्हा को ये बात पता चल जाती है कि उसके घर जो है अमंगलकारी हुआ है, या फिर ये कुछ बहाना करके वो शादी को तोड़ देते हैं। तब जाकर कल्याणी को यह बात पता चलती है कि जो भुवन मोहन सिन्हा है, ये निर्मला को ही देखकर विवाह नहीं किए कर रहे हैं, बल्कि ये दहेज के लालच में विवाह के लिए हाँ कर देते हैं। ये बात पता चलते ही निर्मला की जो माता होती है कल्याणी, वो अंदर ही अंदर टूट जाती है। अब उसे मजबूरी में आकर
उसे एक अधेड़ तोताराम से विवाह करने के लिए प्रस्ताव भेजती है। और तोताराम जो होता है वो 3 पुत्रों के पिता होते हैं। तोताराम के 3 पुत्र होते हैं। तोताराम भी पेशे से वकील ही होते हैं। लगभग 35 वर्ष उसकी उम्र होगी और उसकी तोंद निकली हुई थी, मोटे तगड़े थे और बहुत ही आलसी थे। कोर्ट कचहरी के कामों में ही उसे ज्यादा व्यवस्था मिलती थी और हमेशा उन्हीं कार्यों में ही वो संलग्न रहा करते थे। तोताराम के 3 पुत्र थे। बड़े बेटे का नाम मनसाराम, मंझले बेटे का नाम जियाराम और सबसे छोटे बेटे का नाम सियाराम रहता है। उसी के घर में एक विधवा, उसकी एक बहन रहती है। किसकी बहन? तोताराम की बहन रहती है, जिसका नाम रुक्मणी होता है। वो तोताराम जो होता है वो उसके साथ बड़ी ही नौकरों वाली सलूक किया करते थे। मतलब उसकी पत्नी जो है वो ससुराल में ना रहकर अपने भाई के घर में रहना ही अच्छा समझती है और बच्चों को संभालने के लिए भी कल्याणी की क्षमा चाहता हूँ रुक्मणी की जरूरत थी। इसलिए तोताराम सोचा कि बच्चों की देखभाल भी हो जाएगी और एक लेडीज की भी जरूरत है हमारे घर में, तो इसे मैं रख लेती हूँ। जो नौकर खाए तो ये खा लेगी और नौकर तो पराये होते हैं, ये तो मेरी अपनी बहन है। ये सोचकर तोताराम अपनी बहन को अपने पास ही रख लेता है। तो तोताराम की जो पत्नी होती है वो बचपन में ही मर जाते हैं और 3 पुत्र होते हैं, मैंने आपको तो बता दिया पहले। तोताराम अब बहुत उदास रहने लगते हैं क्योंकि उसकी पत्नी मर जाती है। लेकिन शहर से निर्मला का विवाह का प्रस्ताव तोताराम के पास आता है। तोताराम तो बहुत खुश हो जाता है कि चलो अब मेरी शादी होगी। तोताराम बहुत लालची और निर्लज टाइप का आदमी था। वो बहुत शक्की टाइप के भी आदमी थे। शक करने की आदत उनको बहुत दिनों से थी। बहुत दिनों से क्या, शुरू से ही उनको शक करने की आदत थी दूसरों पर। कभी अपने बहन पर शक किया कर लेते थे, अपने बेटे पर। तो अब उपन्यास को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो होता अब यह है कि निर्मला से उसका विवाह हो जाता है और नई नई पत्नी को खुश रखने के लिए वो दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ निर्मला के लिए उपहार लाया करता है। कभी बाजार से साड़ियाँ लाता था, चूड़ियाँ ले आता था और भी बहुत प्रकार की वस्तुएं वो लाया करता था निर्मला को खुश रखने के लिए। लेकिन निर्मला खुद समझ जाती थी कि ये जो है ये हमें ललचाने की कोशिश कर रहा है और अपनी काम वासना के कारण ही ये मुझे इन चीजों को ला ला कर देता है। उनके बाल भी काफी पके हुए थे। तोताराम के जो बाल थे वो बहुत पके हुए थे, दाढ़ियां बहुत लंबी लंबी थी और पूरा वो एक अधेड़ और एक मोटा तगड़ा आदमी लगता था, जो कि दिखने में तो बिल्कुल ही बदसूरत लगता था वो। और बहुत ही उम्रदराज के भी वो थे व्यक्ति। अब होता यह है कि निर्मला को अंग्रेजी सीखने की एक इच्छा जागी और तोताराम के जो बड़े पुत्र थे मनसाराम, वो स्कूल में पढ़ा करते थे और उसे अंग्रेजी थोड़ी बहुत आती थी। तो अब होता क्या कि निर्मला उससे, मनसाराम से थोड़ी बहुत अंग्रेजी उससे सीखा करती है। ये बात तोताराम को अच्छा नहीं लगता है और वो अपने ही बेटे मनसाराम को शक की नजर से देखने लगता है और गलत गलत भावना उनके मन में आने लगती है। होता क्या है कि धीरे धीरे वो अपने ही बेटे मनसाराम से जलने लगता है और एक दिन सारा बंदोबस्त हो जाता है उसे हॉस्टल भेजने के लिए। मनसाराम को अब वो हॉस्टल भेजना चाहता था क्योंकि उसे घर में अच्छा नहीं लगता था कि वो हमारी पत्नी के साथ कुछ अनर्थक बातें करे या अनर्थक चीजें करे। वो बात उसे अच्छा नहीं लगता था। निर्मला को ये बात पता मन ही मन लग गया था कि जो तोताराम उनके पति है वो मेरे बारे में और मनसा के बारे में बहुत ही बुरा विचार रखते हैं। तो वो करती भी तो क्या करती, एक दिन उसे मनसाराम को एक दिन उसे मजबूरी में ही हॉस्टल भेजनी पड़ती है। मनसाराम वहां से जाते हैं
तो बिल्कुल सूख साख जाते, लगभग 1-2 महीने में वो उनकी केवल शरीर की हड्डियां ही नजर आ रही थी, मांस लगभग सूख गए थे और उनकी तबीयत जो है दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा था कि हॉस्टल प्रिंसिपल से उसे बुलावा आया कि जो मनसाराम है उनकी तबीयत बहुत खराब है। तोताराम जो है कि निर्मला को वहां नहीं ले जाना चाहता था, मनसाराम के पास नहीं ले जाना चाहता था, इसलिए तोताराम खुद ही हॉस्टल जाकर घर नहीं लाता है, डायरेक्ट वहां से हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल में ही उसका इलाज करती है। निर्मला को मनसाराम से मिलने की बहुत ही मन कर रहा था कि उसे एक बार देखूं, उससे मिल आऊं, उसका तबीयत हाल जान लूं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि तोताराम शक करते हैं पहले से ही और उनका शक यकीन में ना बदल जाए और वो गलत विचार सोचने वाले हैं, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगी। कि उसके मंझले बेटे जो होते हैं जियाराम, वो उसे निर्मला को ले जाता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाते ही मनसाराम अपनी माता यानी निर्मला के चरणों में गिरकर अपने अपराध को माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो माँ, मेरे वजह से आपको पिताजी बहुत ही कष्ट देते हैं। अंत में वो दम तोड़ देते हैं, मनसाराम मर जाते हैं अब। और उस टाइम तोताराम को बहुत ही खराब लगता है और वो बहुत ही अंदर अंदर खुद को कोसता है कि मैंने कितना गलत भावना रखा था।